हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है सीएआईटी की। तो सीएआईटी ने कहा है मैकडॉनल्ड्स को पूरी इंडिया के अंदर बैन कर दो, क्योंकि भाई वो गलत काम कर रहे हैं। चीज़ के नाम पे वो ऑयल बेच रहे हैं। बेसिकली चीज़ फैट का बनता है और जो वो चीज़ बेच रहे हैं वो ऑयल से बनता है, और अपने बर्गर के अंदर उस नाम की चीज़ लगा के बेच रहे हैं, जो कि अनएथिकल है। तो लेट्स सी किस डायरेक्शन में जाती है, क्योंकि दिस इज़ वेरी बैड। अगर कोई चीज़ के पैसे दे रहा है तो वो इस चीज़ के पैसे तो नहीं दे रहा है। जिनको समझ में नहीं आ रहा, अमूल का मक्खन और जो सस्ते मक्खन आते हैं उनका जो फ़र्क है ना, वही वाला फ़र्क है। अमूल का मक्खन फैट से बनता है, मतलब मक्खन होता है वो दूध से निकला हुआ, और जो दूसरा होता है वो रिफाइंड जमाया होता है। वैसा ही कुछ मान के चलो। अगली खबर स्विगी की है। तो स्विगी अपना नाम चेंज कर रहा है आईपीओ से पहले। नाम हो रहा है स्विगी प्राइवेट लिमिटेड। पहले कोई और नाम हुआ करता था। पहले नाम था इनका बुंडल टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, और उसका नाम चेंज करा जा रहा है। आईपीओ निकाला जा रहा है, तो उसके लिए भाई फेमिलियर नेम रहे तो ज्यादा अच्छा रहेगा ना। कई लोगों को पता ही नहीं होगा ये कंपनी इसकी है। जैसे कई लोगों को पेटीएम की पेरेंट कंपनी नहीं पता होगा, शायद पेटीएम की पेरेंट कंपनी पेटीएम नहीं है ना। कौन सी है, नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ। अगली खबर सेबी की है। तो सेबी ने अरशद वारसी के ऊपर फिर से शो कॉज नोटिस भेज दिया है। पहले भी भेजा गया था और अब भी भेजा जा रहा है। बेसिकली कहा जा रहा है ऑलमोस्ट 60 करोड़ रुपए का घोटाला किया है 61 लोगों ने, जिसमें से अरशद वारसी और उनकी वाइफ भी इंक्लूडेड है। अरशद वारसी ने ऑलमोस्ट 41.7 लाख करोड़ के आसपास अनलॉफुल गेन्स करे हैं। बेसिकली कोई यूट्यूबर था, वो टिप देता था, अरशद वारसी ने वहां से टिप लेके किया है। स्क्रीनशॉट्स तक दिए गए हैं चैट के। अगली खबर वोडाफोन आइडिया की है। तो गवर्नमेंट प्लान नहीं कर रहा है अपने स्टेक्स को बेचने का वोडाफोन आइडिया के अंदर। अभी के टाइम पे गवर्नमेंट सबसे बड़ा शेयर होल्डर है, 33% होल्ड करता है इसके अंदर। उसके बाद में आदित्य बिरला ग्रुप करता है, उसके बाद वोडाफोन करता है। गवर्नमेंट ने 10 रुपए पर शेयर खरीदा था, जिस टाइम पे मार्केट प्राइस 6 रुपीज 80 समथिंग के आसपास प्राइस था, 6.80 के आसपास। और अभी देखा जाए तो गवर्नमेंट को बहुत जबरदस्त गेन हो रखे हैं, और गवर्नमेंट को लगता है शायद और भी गेन हो सकते हैं, इसलिए शायद वो नहीं कर रहा है। वोडाफोन अभी एक्सपैंड करने का प्लान कर रहा है, पैसे रेज करने का प्लान कर रहा है, 5G सर्विसेज लॉन्च करने का प्लान कर रहा है। बाकी समझ में नहीं आई कहानी ना। अगर आप ध्यान से देखोगे, तो कल ही न्यूज़ में हमने कवर किया था, मतलब लास्ट न्यूज़ में कवर किया था। जियो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, एयरटेल बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, वोडाफोन आइडिया कॉन्स्टेंटली घटता हुआ दिखाई दे रहा है। वोडाफोन आइडिया के बहुत ज़्यादा लॉसेस है, बहुत ज़्यादा डेट उठा रखा है मार्केट से, यूज़र्स भी घट रहे हैं। तो मुझे समझ में नहीं आ रही बात कि कैसे एकदम बिज़नेस रातों रात कायाकल्प हो जाएगा। अगली खबर टाटा ग्रुप की है। तो टाटा ग्रुप की एक और कंपनी का आईपीओ आने वाला है $10 बिलियन की वैल्यूएशन के ऊपर। तो बेसिकली $2 बिलियन रेस करेंगे ये टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के नाम से, जो इनका ईवी वाला बिजनेस है उससे। अभी के टाइम पे ईवी कार मार्केट के अंदर इंडिया के अंदर 80% से ज्यादा इनका मार्केट शेयर है। सारी इन्हीं की गाड़ियां बिक रही है और ये बड़ी चीज है। तो आईपीओ निकलेगा तो मुझे लगता है कि इन्वेस्टमेंट बनती है। बाकी सवाल ये है आईपीओ कब निकलेगा। अगली खबर ओला की है। तो ओला के जो सीईओ है, उन्होंने उबर वालों को सुनाया है एक तरह से। और अभी रिसेंटली उबर वालों ने बोला था ना इंडिया बिगिनर्स के लिए नहीं है, तो उन्होंने बोला है कि भाई उबर काम ही नहीं कर रहा है इंडिया में ढंग से। अगर लोकली देखा जाए तो उबर ढंग से चलता ही नहीं है, ओला ही राज कर रहा है। उन्होंने रेवेन्यूज के बारे में बताया कि भाई ओला का रेवेन्यू 1987 करोड़ का है, जहां पर उबर का रेवेन्यू 679 करोड़ का है। तो ऑलमोस्ट 3 गुना का फर्क है ओला और इसके अंदर, सेम कैटेगरी के अंदर। बाकी मैं अनाउंसमेंट करना चाहूंगा, हम एक वर्कशॉप कर रहे हैं कमिंग सैटरडे, जहां पर हम बात करने वाले हैं फंडिंग के बारे में। किस तरीके से फंडिंग ली जाती है, किस तरीके से पिच बनाई जाती है, क्या क्या उसमें लीगल चीजें होती है। अगर आपके पास अपना पिच डेक है तो आप भी हमको पिच कर सकते हैं। मैं बताऊंगा आपके पिच में क्या प्रॉब्लम्स है, कहाँ कहाँ इंप्रूव किया जा सकता है। और बेसिकली कंप्लीट वर्कशॉप होने वाली है फंडिंग के अराउंड। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप ज्वाइन कर सकते हैं ऑफलाइन। ऑनलाइन यूट्यूब के ऊपर बाद में हम फिर उसको फ्री में निकाल देंगे, टेंशन लेने की बात नहीं है। जिनको ऑफलाइन आना है वो आ सकते हैं। हमने थोड़ा सा रेट बढ़ाया है, क्योंकि मैं सबकी पर्सनल पिच लेना चाहता हूँ, तो मेरे को ऐसा लगता है थोड़ा क्वालिफाई करने के लिए रेट और बढ़ा दिया जाए, ताकि वही लोग आए जो पिच दे पाए या फिर एकदम नेक्स्ट लेवल सीरियस हो। अगली खबर रिलायंस और डिज्नी का जो मर्जर है वो अगले हफ्ते अनाउंस हो सकता है, और ये बहुत बड़ी चीज है मेरे हिसाब से। अब देखा जाए तो इनके पास में 100 से ज्यादा चैनल हो जाएंगे, कलर्स भी और स्टार भी इन्हीं का। बहुत बड़ी चीज है। 61% रिलायंस ओन करेगा, 33% डिज्नी होल्ड करेगा और 6%
बोधी ट्री सिस्टम्स होल्ड करने वाला है। तो अब देखते हैं क्या होता है, ओटीटीज का क्या होता है, क्या जियो सिनेमा के अंदर ही हॉटस्टार मर्ज हो जाएगा या हॉटस्टार कैसा चलेगा, ये भी देखने वाली बात होगी। अगली खबर, बायजूस और शेयर होल्डर की लड़ाई के अंदर 60% वोट पड़े हैं बायजूस को एज अ सीईओ निकालने के लिए, बट फिर भी नहीं निकाले जा सकते वो, क्योंकि वोटिंग राइट्स नहीं है। हाई कोर्ट ने भी अभी रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर लगा रखा है। बाकी अगर ओवरऑल होल्डिंग की बात करके चले तो आप देख सकते हैं क्या क्या है। 17% से ज्यादा बायजूस खुद ओन करते हैं कंपनी का, सबसे बड़े शेयर होल्डर है। इनके भाई 6%, इनकी वाइफ 3.2%। ओवरऑल अगर इनकी होल्डिंग मिलाई जाए तो बहुत बड़ी हो गई है, 26% के आसपास। 9% प्रोसेस है, 7% सुकोया का जो पीक एक्सवी पार्टनर्स है उसका है, जनरल अटलांटिक है, टाइगर ग्लोबल है, ऑयल वेंचर्स है, ईसॉप भी है इसके अंदर इंक्लूड। बट फिर भी होल्डिंग बहुत बड़ी है अभी के टाइम पे। वैल्यूएशन देखा जाए तो कंपनी की बहुत बड़ी थी, अभी के टाइम पे वो पैसा रेस कर रहे हैं डिस्काउंट के ऊपर, 99% डिस्काउंट के ऊपर पैसा रेस किया जा रहा है। पता नहीं क्या होगा, कुछ बोलना नहीं चाहिए, बट इनको इनकी कंपनी से अभी तो निकाला जा नहीं सकता। तो बायजूस ने अपने एम्प्लॉयज को लेटर भी भेजा है जहां पर बताया है कोई मैनेजमेंट में चेंज नहीं आने वाला, हमारी कंपनी सब सही चलता रहेगा, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। अगली खबर फिनटेक इंडस्ट्री की है। तो पिछले कुछ टाइम से फिनटेक के अंदर बहुत सारे मामले निकल के आए हैं। इसके ऊपर फाइनेंशियल मिनिस्टर ने एक मीडिएशन टाइप का बिठाया है जहां पर वो फिनटेक कंपनी से मिलेगी और रेगुलेटर्स बैठ के डिस्कस करेंगे किस तरीके से आगे चलना है, जो केवाईसी के पंगे हो रहे हैं कैसे इसको सॉल्व करना है। तो लेट्स सी किस डायरेक्शन पूरी कहानी जाती है। आज जब मैं शूट कर रहा हूँ इस टाइम पे शायद मीटिंग चल रही होगी, मोस्ट प्रोबेबली जब अब तक आप तक ये वीडियो पहुंचेगी तो मीटिंग खत्म हो चुकी होगी। कल सुबह तक उसके मिनट्स ऑफ द मीटिंग भी बाहर निकल के आएगी, क्या क्या डिस्कशन हुआ है। वीडियो में आगे जाने से पहले आपको याद देना चाहूंगा, आपने लाइक का बटन नहीं दबाया, लाइक का बटन दबा दे, चैनल को कर दे सब्सक्राइब। मैं ऐसे ही डेली बिजनेस न्यूज आपके लिए लाता रहता हूँ। अगर मैं पेटीएम की बात करके चलूँ तो उन्होंने बोला है कि भाई कोई सेमा का वॉयलेशन नहीं किया हमने, हमारे पास लाइसेंस ही नहीं था उस लेवल पे काम करने का, तो हम तो इस गेम के अंदर आते ही नहीं है। बाकी पेटीएम के लिए एक अच्छी खबर है, उनका जो लोन वाला बिजनेस है वो जल्दी ही शुरू हो जाएगा। कुछ टाइम को हॉल्ट लगाया था आरबीआई ने, 1 मार्च से वो कह रहे हैं ऑपरेशनल हो जाएगा, मतलब फर्स्ट वीक से ही डिसबर्सल चालू हो जाएंगे, मतलब लोन ले पाएंगे लोग। कुछ टाइम पहले इन्होंने पिवट किया था कि भाई जो अनसिक्योर्ड लोन होते हैं 50,000 से नीचे के उसके ऊपर फोकस नहीं करेंगे। अगर मैं रेजर पे की बात करके चलूं तो उन्होंने रिवर्स फ्लिपिंग करी है, अपनी कंपनी को इंडिया में मूव करने की बात करी है। 5-6 महीने के अंदर ही शिफ्ट हो जाएगी पूरी पूरी, और कहा जा रहा है 800 करोड़ के आसपास उनको टैक्स देना पड़ेगा करने के लिए। प्लान है प्रॉफिटेबल जाने का और जल्दी ही उनका प्लान है आईपीओ भी निकालने का, तो इसलिए रिवर्स फ्लिपिंग हो रही है। बाकी अगर देखा जाए तो एक बहुत बड़ी खबर है, इंडियन बैंक्स के अंदर लिक्विडिटी क्राइसिस आने शुरू हो रहे हैं। धीरे धीरे जो लिक्विडिटी है वो कम होती जा रही है, क्योंकि लोग एजुकेट हो रहे हैं, लोगों को समझ में आ रहा है कि भाई स्पेयर पैसा रख के क्या मिलेगा। जिनके पास स्पेयर पैसा पड़ा होता है वो म्यूचुअल फंड के अंदर डालना शुरू कर देते हैं, तो इसके चक्कर में बैंक्स के बाद में वॉलेटिलिटी नहीं रहती ज्यादा ऑपरेट करने की। अगर हम डेटा की बात करके चले, जो इनका कासा रेशियो है ना, सारे कमर्शियल बैंक की बात करके चले, वो 40.5% पे पहुंच गया, जो कि मार्च 2023 के अंदर 43.1 था। और अगर उससे पहले की बात करके चले, मार्च 2022 की बात करके चले, उस टाइम पे 45.2 था। तो 45.2 से 40.5 तक आ गया है विद इन 2-3 ईयर्स। तो इतनी ज्यादा अवेयरनेस आई है। पिछले कुछ टाइम से हम डेटा भी देख रहे हैं। अगर हम बात करके चले, जो इक्विटी म्यूचुअल फंड है उसके अंदर 22 मंथ्स हाई पैसा इन्वेस्ट होता हुआ दिखाई दिया था जनवरी के महीने के अंदर, तो अच्छी चीज है। तो मुझे आप बताओ कि आपका जो स्पेयर पैसा होता है उसका आप क्या करते हो। थोड़ा सा फाइनेंशियल एडवाइस दे देता हूँ, बाकी मैं एडवाइजर नहीं हूँ। आपका जितना भी महीने का खर्चा है, बर्न कहूंगा मैं इसको, ये पर्सनल लेवल में बात कर रहा हूँ, कंपनी लेवल की बात नहीं कर रहा, उसका 5 से 6 महीने का कैश रखो अपने पास, जितना भी आपका बना है, ठीक है। बाकी आपके पास जितना भी पैसा है ना उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना चाहिए, जहां पे आपको बेटर ऑप्शन दिखाई देते हैं। अंडर अनलेस आपको लगता है मार्केट में भी बहुत लिक्विडिटी है, अभी डालना नहीं चाहिए, नहीं करना चाहिए, वो बात अलग है। बाकी मुझे लगता है कि आपको ज्यादा से ज्यादा पैसा प्लांट करना चाहिए अलग अलग डायरेक्शन के अंदर। प्रॉपर्टी अभी उस लेवल पे राइज नहीं कर रही है, सिल्वर शायद राइज कर सकता है, गोल्ड भी कर सकता है, कहा जा रहा है सिल्वर थोड़ा ज्यादा राइज करेगा, डॉलर थोड़े स्टैग्नेंट ही रहेंगे। अगेन ये मैं खुद से बता रहा हूँ, ये कोई आपको एडवाइस नहीं दे रहा हूँ करने की, बस मैं आपको एक कंसेप्ट बता रहा हूँ कि कैसा है। बाकी स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट किया जा सकता है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जिनके पास पैसा है, यहाँ पे बात कर रहा हूँ, जिनके पास एटलीस्ट 5-7 करोड़ रुपए की नेटवर्थ है ना, स्टार्टअप में इन्वेस्ट करो, अंधा रिटर्न है, सोच भी नहीं सकते। अभी के टाइम पे इंडिया के अंदर स्टार्टअप विंटर चल रही है, ठीक है। विंटर का मतलब क्या है, फंडिंग नहीं मिल रही है स्टार्टअप्स को, और
जो मिल रही है कंपनियां डेट के थ्रू पैसा रेज करना पसंद कर रही है। रीजन क्या है? मार्केट में से इनफ्लो पैसा नहीं है। इनफ्लो ना होने की वजह से कंपनियों की वैल्यूएशन घट रही है और कंपनियों को लग रहा है भाई इतनी वैल्यूएशन घटाने की जगह लोन ले लो, लोन से अपनी कंपनी ग्रो कर लो, बाद में वो लोन रीपे कर देंगे, वो ज्यादा बेटर ऑल्टरनेटिव है। तो इसलिए डेट रेज होता हुआ दिखाई दिया है। 1.2 बिलियन डॉलर का डेट रेज किया गया है। 34% CAGR से ग्रोथ हुआ है 2017 से 2023 की बात करके चले, और पिछले साल की बात करके चले, पिछले साल से 50% इंक्रीज आया डेट के अंदर। अगर आप शार्क टैंक भी देखते हो ना, शार्क टैंक के अंदर भी बहुत डेट इस बार चल रहा है, क्योंकि सबको समझ में आ रहा है इक्विटी में इन्वेस्ट करने की जगह फिलहाल मार्केट ऐसी है कि डेट थोड़ा ठीक है। बाकी अगर मैं कल्ट फिट की बात करके चलूं तो उन्होंने 84 करोड़ रुपीस रेज किए हैं। अभी तक वो 670 मिलियन डॉलर रेज कर चुके हैं। ओवरऑल अगर इनकी वैल्यूएशन की बात करके चले वो 12,400 करोड़ की है। पोस्ट मनी की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम। इनके जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है वो भी 3.2 टाइम्स बढ़ते हुए दिखाई दिए। तो कल्ट फिट भी देखा जाए, जो कि क्योर फिट हुआ करता था पहले, वो कल्ट फिट बन गया, ठीक डायरेक्शन में जा रहा है। बाकी मुझे लगता है एस्पिरेशनल ब्रांड बना रहे हैं अपने आप। प्रॉफिटेबिलिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, बाकी ओवरऑल बात करके चले। अगली खबर GQG की बात करके चले तो उनका जो गौतम अडानी के ग्रुप के अंदर पोर्टफोलियो है 10 बिलियन डॉलर का हो गया है। 1.9 मिलियन डॉलर उन्होंने इन्वेस्ट किए थे मार्च के महीने के अंदर। भाई 5 गुना से ज्यादा पैसा बढ़ा है। अगर हम ओवरऑल बात करके चले, उन्होंने 2.23 बिलियन डॉलर इन्वेस्ट किए थे 7 अडानी कंपनीज के अंदर, जिसमें से अडानी एनर्जी एंड यूटिलिटी कंपनीज के अंदर उन्होंने 1.06 बिलियन डॉलर इन्वेस्ट किए। मेरे हिसाब से GQG अकेले लौते लोग थे जिन्होंने अडानी ग्रुप के ऊपर ट्रस्ट किया था, और शायद इसी का फायदा उनको अब दिखाई दे रहा है। अगली खबर वार्नर ब्रदर्स की है। तो Q4 का उनका रिजल्ट आ गया है। शेयर प्राइसेस घटते हुए दिखाई दिए हैं। रीजन ये है कि भाई जो उनका रेवेन्यू है 17% घटता हुआ दिखाई दिया है। फ्री कैश फ्लो 33% बढ़ा है, जो कि एक अच्छी चीज है, बट रेवेन्यू घटा है एस्टिमेट्स के हिसाब से। मूवीज कुछ फ्लॉप भी हुई ना, एक्वामैन वगैरह चली नहीं, शायद ये भी वन ऑफ द रीजन हो सकता है। अगर हम बर्कशायर हैथवे की बात करके चले तो उनके पास में 168 बिलियन डॉलर कैश इन हैंड है। इतना पैसा उनके पास में पड़ा है। अभी उनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, और अभी पैसा आ गया है तो अपने शेयर्स को बाय बैक भी करने का प्लान कर रहे हैं धीरे धीरे करके। बाकी देखा जाता है जब मार्केट क्रैश करती है तो बड़े जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो अपना कैश इन हैंड बढ़ा लेते हैं, ताकि जब मार्केट क्रैश करे तो इन्वेस्ट कर पाए। क्या करेगी या नहीं करेगी, इलेक्शन के बाद ही पता लगेगा सब कुछ। अगली खबर, एलॉन मस्क ने बोला है जीमेल का अल्टरनेटिव एक्स मेल जल्दी ही आने वाला है। मार्केट में खबरें फैली हुई थी भाई जीमेल बंद हो रहा है, जीमेल बंद हो रहा है। ऐसा नहीं हो रहा है, बट एक्स मेल आ रहा है, एक्स मेल वाला मेल। देखते हैं क्या फीचर्स होंगे क्या नहीं होंगे। बाकी अगर मार्केट की बात करके चले तो मार्केट का हाल आप देख सकते हैं, क्या रहा, कौन रहा ऊपर, कौन रहा नीचे। और इसी के साथ आज की वीडियो खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड मॉर्निंग और आफ्टरनून जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।